और बच्चों कैसे हो आप सभी। जैसा कि हमने कल स्टार्ट किया था बेटे, आपसे बोला था कि कल क्लास 10th की साइंस में फिजिक्स का पोर्शन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हमने देख लिया था क्या कि लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद हमने देख लिया था ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देख लिया था। अब ऑब्जेक्ट्स को हमने समझ लिए थे, ऑब्जेक्ट क्या है। अब उसके बाद बेटे बात करते हैं कि एक्चुअली में उसके बाद फिनोमिना जो मेन आपका पोर्शन है कि ये रिफ्लेक्शन है क्या, ये जो फिनोमिना है रिफ्लेक्शन है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम रिफ्लेक्शन फिनोमिना को डिफाइन करें, रिफ्लेक्शन को, तो रिफ्लेक्शन है क्या एक्चुअली में। जैसा कि देखो अभी आप मुझे देख पा रहे हो, मैंने बोला था आपको कि आप मुझे देख पा रहे हो ड्यू टू लाइट सोर्स, लाइट की वजह से देख पा रहे हो। यानी ऑब्जेक्ट है जो कि सोर्स है किसका, लाइट का, और उससे कुछ लाइट रेज मेरे चेहरे पर आ रही हैं और कैमरा उसे कैप्चर कर रहा है। मेरे चेहरे पे आने के बाद वो लाइट रेज कैमरा उसे कैप्चर कर रहा है, तो आप मुझे देख पा रहे हो। कि इस कमरे में ब्लैकआउट हो जाए तो आप मुझे नहीं देख पाओगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बात। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि भाई जो लाइट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होने के बाद कैमरा उसे कैप्चर कर रहा है या हमारी आईज उसे कैप्चर करती है किसी ऑब्जेक्ट पर। अगर इस बोर्ड पर लाइट गिर रही है और इस बोर्ड को हम व्हाइट देख पा रहे हैं, तो इस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसके बाद जो हमारी आंखों में आ रही है, इस फिनोमिना को कहेंगे क्या, इस घटना को कहेंगे क्या। तो एक्चुअली में अगर कोई सरफेस है, मान लीजिए कोई बेटे सरफेस है और ये पॉलिश कर दी गई एक तरफ, क्योंकि लाइट क्या होगी, क्रॉस कर जाएगी। तो हमने क्या किया, अगर कोई एक लाइट इंसिडेंट कर दी है, एक रे है, उस लाइट की एक रे इंसिडेंट करती है किसी सरफेस पर, और आफ्टर इंसिडेंट इस सरफेस पे गिरने के बाद, ये सरफेस है, स्मूथ है, कैसी वो बाद में बात करेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाए, बाउंस बैक हो जाए, बाउंस बैक हो जाए, यानी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये लाइट इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट किया, उस सरफेस से, जिस सरफेस पे इंसिडेंट किया उस सरफेस से फिर क्या हो, जिस मीडियम से आई है सेम मीडियम में अगर बाउंस बैक हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटे, इस घटना को हम बात करते हैं, तो इस घटना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। यानी अगर लाइट रेस, अब ये क्या हुआ, इस घटना को हमने रिफ्लेक्शन कहा, तो ये कौन सी रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो अगर मैं साफ साफ बात करूं, आपसे क्लियर कट बात करूं, तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट का जिस मीडियम से आ रही है अगर किसी सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद अगर उसी मीडियम में वो वापस चली जाती है, तो इस फिनोमिना को, इस घटना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं बेटे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो ये क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम, सेम मीडियम, यानी जिस मीडियम से लाइट आई है उसी मीडियम में सेम मीडियम, सेम मीडियम। अब वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। अगर ये एयर है तो लाइट जहां बाउंस बैक होके जा रही है वो भी एयर होना चाहिए। अगर ये वाटर है तो ये भी वाटर होना चाहिए। अगर ये ऑयल है तो ये भी ऑयल होना चाहिए। तो कुल मिला के बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है बच्चे, क्या मैं कह रहा हूं, द बाउंसिंग बैक, यानी लाइट जिस मीडियम से कोई लाइट रे आ रही है और उस पर गिरे, सरफेस पे किसी पे इंसिडेंट हो, उस सरफेस से कोलाइड करे और टकराने के बाद वापस चली जाए। जैसे बॉल, आपने बॉल ली, उसे सरफेस पे मारा, बॉल सरफेस पे गिरी और इंसिडेंट करके क्या उछलती है ऊपर की तरफ। तो ये जो बॉल का गिरना और उछलना सेम मीडियम में वापस आना, तो इसी में अगर ये लाइट रे के कंडीशन में हो रहा है, यानी कोई सोर्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये सन है, और इस सन से अगर एक बहुत सारी लाइट रे आती है, मैंने एक को लिया, एक लाइट रे अगर इस सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है, तो ऐसे मान लो बहुत सारी लाइट रेज हैं जो बंचेस में आ रही हैं और वापस उसी मीडियम में चली जाए, तो इस फिनोमिना को, इस घटना को हम नाम देते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। क्या नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन। क्लियर है बात, क्लियर है, बोलिए क्लियर है ना। चलिए ठीक, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो ये घटना क्या कहलाती है बेटे, रिफ्लेक्शन कहलाती है। अच्छा, अब हम क्या देखेंगे भाई, अब हम देखने वाले हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके कुछ नियम होंगे।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके कुछ नियम होंगे अपने। अब वो नियम क्या है जरा देखते हैं भाई कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटे, फर्स्ट लॉ ये कहता है, देखो ध्यान से, कि द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है, ये फिनोमेना समझिए आप, नॉर्मल क्या है। अगर आप समझें तो नॉर्मल क्या है, मैं थोड़ा सा रफ करता हूं। इसी डायग्राम में थोड़ा देखते हैं कि नॉर्मल क्या है। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब जो इंसिडेंट रे सरफेस के जिस पॉइंट पर गिरा है, जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट हुई है, उस पॉइंट को इंसिडेंट पॉइंट बोलेंगे। उस पॉइंट पर ध्यान से सुनिएगा, उस पॉइंट पर सरफेस से नॉर्मल, सरफेस से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सरफेस से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसे नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये सरफेस से कितना एंगल बना रही होगी बेटे, 90 डिग्री। कितना बना रही होगी, 90 डिग्री बना रही होगी। यानी जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट हुई है, मतलब लाइट रे गिरेगी तो एक पॉइंट बनाएगी कि नहीं बनाएगी। जैसे मान लो ये लेजर लाइट है, तो ये क्या कर रही है, ये एक जगह पे एक पॉइंट बना रही है कि नहीं बना रही है। देखो जिस पे भी इंसिडेंट होगी वहां पॉइंट बनाएगी। अब ये जो पॉइंट बना रही है लेजर लाइट, इस पॉइंट पर मान लो आपने ऐसे इंसिडेंट कराया और ये यहाँ एक पॉइंट बना रही है, इस पॉइंट पर आपने एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जो कि वर्चुअल होती है, एक्चुअली होती नहीं है, तो एक बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन हमने खींची, और ये लाइन जो हमने ड्रॉ की, इसको हम क्या कहते हैं बेटे, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक, क्लियर बात, क्लियर है। नॉर्मल क्या है, सरफेस से परपेंडिकुलर जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। लाइन ड्रॉ कहां पर होगी, जिस पर लाइट रे इंसिडेंट हुई उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पे जो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। क्लियर है बात। अब इसमें पहला जो लॉ है, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ है वो क्या है, फर्स्ट लॉ ये है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। क्लियर है बात, क्लियर है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। अगर ये सेम प्लेन में नहीं होंगे तो प्रॉब्लम क्या आने वाली, प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहां होगा ही नहीं, क्योंकि सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ आपसे क्या बात करता है, सेकंड लॉ आपसे कहता है बेटे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, angle of reflection। यानी सेकंड लॉ आपसे कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर मान लीजिए आप, अब एंगल है क्या, एंगल है क्या, ये भी हमें समझने वाली बात होगी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या या एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या। तो अगर आप यहां पर देखिए डायग्राम को थोड़ा ध्यान से, एक फिर डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। अब देखो ये एक लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे, ये जिस पॉइंट पे पड़ेगी वहां पे क्या ड्रॉ करेंगे बच्चे बोलो, सर नॉर्मल, और फिर एक लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो ये क्या है, इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट रे, और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो अब देखो नॉर्मल से, याद रखना सरफेस से नहीं, नॉर्मल से इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगी दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंगल आई। क्लियर। और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे जितना बनाएगी एंगल दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिप्रेजेंट किया जाता है एंगल आर से, और सेकंड लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है भाई, फर्स्ट लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन, आर लाई इन द सेम प्लेन। ये क्या है आपका इंसिडेंट पॉइंट है, इंसिडेंट पॉइंट है।
क्लियर है बात समझ में आ रही है बेटे? इंसिडेंट पॉइंट है। तो इस तरह से आप देखिए अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो पहला लॉ कहता है द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन, और सेकंड लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दूसरा लॉ से बात करता है। एंगल कहां से कैलकुलेट होगा, बिल्कुल दिमाग में सेट रखिएगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल करने को आते हैं, तो नॉर्मल से कैलकुलेट होगा। कहां से कैलकुलेट होगा, नॉर्मल से कैलकुलेट होगा। ठीक है, क्लियर है बात? एक बार देख लीजिए दोबारा कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके कुछ नियम हैं, दो नियम हमने पढ़े। क्या पढ़ा? द फर्स्ट के पढ़ा हमने कि द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। और सेकंड क्या हमने पढ़ा बेटे? सेकंड रूल हमने पढ़ा द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल कहां से कैलकुलेट होगा, एंगल नॉर्मल से कैलकुलेट होगा। ये बात क्लियर है? बोलिए, बिल्कुल क्लियर है? चलिए ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। अब बच्चों के मन में प्रश्न आए कि सर प्लेन क्यों नहीं चेंज होना चाहिए, प्लेन चेंज हो गया तो क्या होगा? होगा ना एक क्वेश्चन, मैंने कहा था हर क्वेश्चन के पीछे क्या लगाइए, हाउ एंड व्हाई लगाते हैं इसके पीछे। अब देखो यहां पर जो है, अगर आप प्लेन बदल दोगे, प्लेन चेंज कर दोगे, मान लो आप कोई ऐसा सब प्लेन ले लेते हो, यहां पे मान लो आपको दिख नहीं रहा होगा, आप मान लो कोई ऐसा प्लेन ले लेते हो, तो अगर आप देखो तो आपकी लाइट रे ये मान लो इंसिडेंट करती है बेटे, बहुत ध्यान से देखना। तो इसके लिए नॉर्मल क्या होगा, ये होगा नॉर्मल। अब यहां पर लाइट रे रिफ्लेक्ट ऐसे करके जानी चाहिए भाई एंगल पर आने के लिए, तो ये हो गया इसका नॉर्मल, इस सरफेस पर नॉर्मल, इस सरफेस पे नॉर्मल यहां पे होगा, इस सरफेस पे नॉर्मल अलग होगा, इधर हो सकता है। तो अलग अलग डिफरेंट नॉर्मल्स मिलेंगे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए कहता है कि प्लेन मत चेंज कर देना। अगर आपने प्लेन चेंज कर दिया तो फिर आप एंगल इक्वल कैसे करेंगे? बात क्लियर है? तो रफ कर सकता हूं मैं, रिफ्लेक्शन क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन होगा कहां, कौन कराएगा? तो सबसे पहले उसमें आता है बेटे प्लेन मिरर। एक्चुअली आपके सिलेबस में दो चीजें हैं, एक है प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर्स। तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा प्लेन मिरर की, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, स्फेरिकल मिरर्स की। क्लियर है बात? उसके बाद हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। ठीक है, तो पहले प्लेन मिरर की बात कर लेते हैं। और प्लेन मिरर से आप लोग बहुत अच्छे से रूबरू हैं, बहुत अच्छे से रूबरू हैं आप लोग प्लेन मिरर से। आप सब यूज करते हैं, सुबह उसी को यूज करके आप क्या करते हैं भाई, स्कूल जाते हैं, तैयार होते हैं, कोचिंग क्लासेस जाते हैं, उसको ही देखकर आप पार्टी में जाते हैं, पार्टी में पहुंच के फिर उसे देख के देखते हैं आप अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, गुड लुकिंग है या नहीं है ना। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, अब ये है आपका एक प्लेन मिरर। मान लीजिए जैसे कि हम देखते हैं दूसरे, हम घरों में देखते हैं मोस्टली, ये है प्लेन मिरर। एक सरफेस इसकी पॉलिश होती है, मोस्टली सिल्वर कोटिंग की जाती है बड़े अच्छे चीजों में, क्योंकि सिल्वर बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो एक चीज और बताऊं मैं तुम्हें, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी सरफेस उतनी ही ज्यादा चमकदार दिखेगी आपको, जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी सरफेस उतनी ज्यादा डार्क दिखने वाली है आपको। क्लियर है बात? तो मेकअप करके आप शादियों में जाते हैं, देखा होगा आपने मेकअप करते हुए वहां लाइटिंग बहुत रहती है, तो सरफेस को स्मूथ किया जाता है जिससे नंबर ऑफ लाइट रे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाए, और जब ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाए तो सरफेस अच्छा लगेगा, मतलब स्मूथ लगेगा। क्लियर है बात? तो ऐसे ही देखो ये हमारे पास प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर की बहुत खासियत क्या होती है बेटे कि अगर आप यहां पर खड़े हैं, अगर आप यहां पर हैं तो आपकी इमेज भी उतनी ही दूर अंदर बनने वाली है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? उतनी ही दूर आपकी इमेज बनने वाली है, जितने साइज है आपका उतने ही साइज की इमेज बनेगी, ये भी बात है। जितनी डिस्टेंस पर आप मिरर से हैं सेम उतनी डिस्टेंस पे आपको अंदर फील होती हुई इमेज मिलने वाली है। क्लियर है? क्लियर है बात? देखो बेटे इमेज होती क्या है, एक चीज और सीख लो, इमेज क्या होती है। इमेज कल ऑब्जेक्ट देखा था, एक्चुअली एक ऑप्टिकल इल्यूजन या ऑप्टिकल अपीयरेंस है इमेज, ऑप्टिकल अपीयरेंस है बेटे। अपीयरेंस यानी जब ऑब्जेक्ट से कोई भी दो लाइट इंसिडेंट, मान लो इससे एक लाइट रे इंसिडेंट होती है और इसके चेहरे से लाइट रे इंसिडेंट होती है और बाउंस बैक होकर इस मिरर में जाती है, तो ये लाइट रे जहां पर भी मीट करेगी,
जहां पे भी मीट करेगी वहां पर इसकी इमेज बनना शुरू होगी। यानी ऑब्जेक्ट से आफ्टर रिफ्लेक्शन, ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट हुई और उससे आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करके जहां पर भी लाइट रे वो मीट करती हैं या मीट करती हुई अपीयर होती हैं वहां पर इमेज बनती है, वहां पर इमेज बनती है। अब इमेज दो टाइप की होती है बेटे, अब इमेज दो टाइप की होती है, ये भी देख लीजिए पहले। इमेज कितने टाइप की होती है? तो दो टाइप की होती है, एक रियल इमेज और दूसरी वर्चुअल इमेज। एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा आपको ऑन द स्क्रीन मिलने वाली है, ऑन द स्क्रीन मिलने वाली है, और ये हमेशा इन द स्क्रीन मिलेगी। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि भाई ऑन द स्क्रीन सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल में आप देखिए फिल्म देखने जाते हैं या प्रोजेक्टर लगाते हैं, और इन द स्क्रीन जो हमारा मिरर होता है, प्लेन मिरर जो हम घर में यूज करते हैं, प्लेन मिरर। तो इस तरह से हमें इमेज फॉर्म करती है। और अब देखो रियल इमेज एक्चुअली मैं बताऊं तो जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ोगे आगे हम इमेज ड्रॉ करेंगे तो जहां पर भी हमारी लाइट एक्चुअली मीट करती है दैट इज कॉल्ड रियल इमेज, और जहां पर हम खुद मिलाते हैं यानी किसी एरो को हम पीछे ले जाके मिलाते हैं या हम डेड डैश करके आगे ले जाके मिलाएं, वहां वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करती हैं। यानी ऑन द स्क्रीन हमेशा सिनेमा हॉल में, यानी सिनेमा हॉल में ही फॉर्म करती हैं, या कोई प्रोजेक्टर लगाओ जहां पर भी ऑन द स्क्रीन है, जैसे ऑन द स्क्रीन इस पे मैं प्रोजेक्टर से कोई चीज चलाऊं तो यहां पर रियल इमेजेस फॉर्म करेंगे। यानी लाइट रे जहां पर मीट करती हैं वहां पर रियल इमेज फॉर्म करती है, और जहां पर अपीयर्स टू बी मीट होती है वहां पर वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस कहां पर फॉर्म करती हैं। क्लियर है बात? क्लियर है। इससे आगे बेटे हम कल देखेंगे कि प्लेन मिरर की और प्रॉपर्टीज देखेंगे कि प्लेन मिरर किस तरह की इमेज फॉर्म करता है, सेम साइज की इमेज फॉर्म करता है, सेम डिस्टेंस पे फॉर्म करता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेजेस फॉर्म करता है, लैटरल इन्वर्जन क्या है, ये सारे फिनोमेना हम कल देखेंगे। क्लियर है बात इतनी कि लेटरल इन्वर्जन का फिनोमेना हम कल देखेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, और सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सब्जेक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल लिखिएगा बेटे। ठीक है, आसपास के जो चकाचौंध है, डिजिटलाइज तो दुनिया है, डिजिटल बनिए, बिल्कुल समाने के साथ में बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलिए। लेकिन इस आधुनिकता के दौर में भी हमें आधुनिक होने के साथ साथ अपने संस्कृति, अपने कल्चर, अपने आसपास का जो हमारा कल्चर है, जो हमारी चीजें हैं, उसे पकड़ के भी रखना है। आज मॉडर्न होना बिल्कुल बुरा नहीं है, पर मॉडर्नाइजेशन के साथ अगर हम अपने एथिक्स, अपने संस्कार, अपने कल्चर को भूल रहे हैं, वहां पर प्रॉब्लम है। मॉडर्न होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडर्न आप बनिए, बिल्कुल बनिए, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप एक हाथ से मॉडर्नाइजेशन को पकड़ रहे हैं तो बिल्कुल दूसरे हाथ से अपने संस्कार, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति को जरूर लेकर चलें। क्योंकि वर्तमान समय में, वर्तमान परिदृश्य में जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि हमारे बच्चे तो आधुनिकता की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, पाश्चात्य कल्चर को, पाश्चात्य शिक्षा को बहुत अच्छे से अपना रहे हैं, लेकिन उसको अपनाने के साथ अपनी भारतीय संस्कृति, अपनी वो देसी संस्कृति, उसे वो भूलते चले जा रहे हैं, या फिर उन्हें ये संस्कृति या ये कल्चर बहुत पुराना लगता है, स्टीरियोटाइप लगता है, और लगता है कि भाई उन्हें इस चीज को फॉलो करके वो थोड़ा सा मॉडर्न नहीं दिखेंगे, या लगेगा उन्हें कि भाई हम मॉडर्न है ही नहीं। ऐसा नहीं है। आप अपनी भारतीय संस्कृति को, अपने आसपास की संस्कृति को समझें, बहुत बड़ी विरासत है हमारी, बहुत बड़ी विरासत है। अगर हम धीरे धीरे समझें उन चीजों को तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं, जहां से ये आधुनिकता आ रही है, वो बहुत पीछे थे, वो बहुत पीछे थे, हम बहुत आगे थे। हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज थी जब उनको पढ़ना नहीं आता था बेटे। तो सोचिए, ठीक है, तो अपने संस्कृति, अपने घर से जुड़े रहिए, माँ बाप की इज्जत करिए, गुरुओं को बिल्कुल इज्जत करिए, गुरु लोगों की, और हमेशा खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, नमस्कार, कल मिलते हैं बेटे आपसे नेक्स्ट किसी चैप्टर में आगे। थैंक यू वेरी मच।